In today's lecture, we will try to solve problems using data which is normally distributed. ठीक, तो हम्म, तो ये अपनी स्क्रीन पे देखिए, प्रॉब्लम देखिए। तो ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि 50 रैंडमली सिलेक्टेड वॉलंटियर्स टुक आईक्यू टेस्ट। उन्होंने आईक्यू टेस्ट दिया, नहीं 50 लोगों ने आईक्यू टेस्ट दिया। हेलेन जो कि उसी उन्हीं में से एक वॉलंटियर थी, उसका 74 मार्क्स आए और हाईएस्ट 120 तक गया। ठीक है, 0 to 120। और एवरेज स्कोर था 62 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 11। तो अब क्वेश्चन ये है कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हाउ वेल शी डू द टेस्ट कंपेयर टू अदर वॉल्टियर्स, यानी इसकी क्या पोजीशन रही। ये 80% लोगों से आगे थी, पीछे थी, 60% लोगों से आगे थी, पीछे थी, ये जानना चाहते हैं। ओके, तो अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उनके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लगाएंगे और फाइनली हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, वो है जेड स्कोर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जेड स्कोर क्या है और उससे कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आपको मैं जेड स्कोर बताऊँ उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो नॉर्मल स्कोर है, आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू 1/2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू बाई 2 सिग्मा का होल स्क्वायर। इसमें ज़्यादा देखिए, इसके डिटेल में मत जाइए, हम लोगों का इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स वाले लोगों के लिए ये छोड़ देते हैं हम। ठीक, अब इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं इस कर्व में या इस डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और पाई और ई। ये दोनों तो कांस्टेंट है, यही दोनों टर्म यूज़ हो रहे हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया बेल कर्व क्या होता है। बेल कर्व इस तरीके का बेल जैसा कर्व होता है जिसमें 50% डेटा लेफ्ट में लाई करता है, 50% डेटा राइट में लाई करता है, और जो बीच वाला पॉइंट होता है वो होता है उसका एवरेज, जिसे हम मीन कहते हैं। ठीक, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म और है, यदि मीन 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए तो उसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कुछ इस तरीके से हो जाए कि डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आपका एवरेज 0 हो गया, बाकी का पार्ट नेगेटिव में है और इस पार्ट पॉजिटिव में है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और मीन 0 हो जाए। ठीक है, मीन यानी ये जो म्यू है ये 0 हो जाए, तो इस तरीके का जो कर्व होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था और अब ये स्टैंडर्ड आ गया। ओके, चलिए ये एक छोटी सी बात थी। आइए चलते हैं जेड स्कोर क्या है और वो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो आईक्यू वाली, वो कैसे सॉल्व करेगा। तो जेड है, जेड को कह सकते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू तो आपको पता है मीन है, और सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स यानी जिस ऑब्जर्वेशन पर आप जेड चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम वहाँ अपने प्रॉब्लम में 74 पे चाह रहे हैं कि उसका नंबर 74 आया है, तो 74 पे क्या जेड होगा और इस हिसाब से हम निकालेंगे। फिलहाल अभी के लिए, अभी जब आपको ज़्यादा पता नहीं है जेड के बारे में, तो ये देख लीजिए किसी भी पॉइंट पे जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होती है, यानी ऑब्जर्वेशन माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि आपके ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मीन है, जहाँ से वो बेल कर्व दोनों तरफ इंक्लाइन होता है, वहाँ पर z 0 होता है। ठीक, यानी इफ़ x इज इक्वल टू म्यू, z इज इक्वल टू 0। आप वैल्यू रखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, z1 एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है जहाँ पर x की वैल्यू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होगी। ठीक है, तो यदि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है आपका ऑब्जर्वेशन, तो z वहाँ 1 हो जाएगा। यदि आपका ऑब्जर्वेशन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है
तो z आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो z हमें निकाल लेना चाहिए। ठीक, z इसलिए निकाल लेना चाहिए कि z थोड़ा हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि वो z ज़ीरो है और दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यानी z के दोनों तरफ आपका जो बेल कर्व है बराबर से दोनों तरफ स्प्रेड हुआ है। ठीक, अब स्टैटिस्टिशियंस ने एक z स्कोर टेबल भी बना रखी है, तो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, वो टेबल ही देखनी है। तो आइए मैं आपको इसको पॉज करके पहले समझ लीजिए, ठीक है, कि z क्या है। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे z स्कोर टेबल से z की वैल्यू देखनी है। ओके, तो आइए मैं आपको z स्कोर एक बार आप पता लगा लें किसी वैल्यू पर, तो z स्कोर टेबल कैसे देखते हैं और उसका मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक, तो चलिए कुछ चीज़ें रिवाइज करते हैं। z ज़ीरो यानी म्यू हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो यहाँ पर z ज़ीरो होगा। ठीक है, z जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन पे z वन होगा, और इसी तरीके से। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे 1.09 पर z की वैल्यू देखनी है, तो मान लीजिए 1.09 यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक, z इज इक्वल टू 1.09। ठीक है, तो z टेबल आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे z टेबल, तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। ठीक है, स्टेटिस्टिशियंस ने इसे पहले से बना के रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, 1.09 जाना है, तो पहले हम इधर से जाएंगे और 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब इधर आप देख रहे हैं ये 1.00 है। ठीक है, जिस पे 84 लिखा हुआ है। 1.01 है जहाँ पे 84.38, और इस तरीके से आप यहाँ जब जाएंगे तो 1.09 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हुई z स्कोर 1.01 पर 0.8621। तो इस वैल्यू को चुपचाप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू, ये जो आपने जो वैल्यू अभी टेबल से देखी है 8621 और पॉइंट लगी हुई, अब इसका इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इस पॉइंट के इधर वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो है आपका 86, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, 86.2% ऑफ द डेटा। यानी जिस ऑब्जर्वेशन पे z की वैल्यू 1.09 आई है, वो जो है उसके जो लेफ्ट साइड में है 86.21 ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसके राइट साइड में सिंपल है 100 माइनस 86। यानी यदि हमें ये जानना है कि एक ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 1.09 है उससे कम वाले इतने परसेंट लोग हैं, और उससे ज़्यादा वाले इधर इधर लाई करेंगे। ओके, यानी तो इस तरीके से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब ये z की वैल्यू से हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है उसे देखते हैं। फिर से चलते हैं। 50 लोगों ने एक टेस्ट दिया, और जिसमें हेलेन एक कैंडिडेट है जिनका 74 मार्क्स आया, 120 मार्क्स मैक्सिमम था, एवरेज 62 था, और स्टैंडर्ड डेविएशन 11 था। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में कितना था। ओके, तो आइए पहला स्टेप, अब हमें ये भी पता है कि जेड स्कोर भी कोई चीज़ होती है, तो सबसे पहला स्टेप है हम जेड स्कोर निकाल लेंगे। तो उसके मार्क्स कितने आए, 74। मीन कितना था, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो मीन था 62, स्टैंडर्ड डेविएशन था 11। तो उसके मार्क्स पर जो जेड स्कोर बन रहा है वो क्या है, 1.09। ओके, अब 1.09 हमने अभी पिछली टेबल में देखा है। ठीक है, तो 1.09 पर हमारी क्या वैल्यू क्या बन रही थी जेड स्कोर की,
यहाँ देखा था ना हम लोगों ने, देखिए इस टेबल में कि 1.09 पे हमारे बन रहा था 0.8621, 0.8621, यानी उसके लेफ्ट में 86% लोग थे। ठीक है, तो आइए इसको इंटरप्रेट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम यही थी, देखिए ये 1.09 है, ये जो है ये हेलेन का स्कोर है। ठीक है, यानी और इस पर हमें बता रहा है 86.21, यानी हेलेन के जो पीछे लोग हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग इस एरिया में लाई करते हैं, यानी 86.21% में लाई करते हैं। जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसी का जेड स्कोर भी ज़्यादा होगा। तो यानी हेलेन से ज़्यादा पाने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है। ठीक है, और हेलेन से कम कितने लोग पाए हैं, 86.21, तो उसका उसकी जो परफॉर्मेंस है हम कह सकते हैं कि 86.21 है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हेलेन से कितने परसेंट, कितने लोग हेलेन से ज़्यादा पाए हैं। तो यदि हेलेन से कितने कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हेलेन से ज़्यादा पाए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे 100 माइनस 86.21 निकाल देंगे। ठीक है, जो कि आया 13.79, यानी 13.79% लोग हेलेन से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। और 50 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, तो 50 का निकाल दीजिए 13.79 कितना होगा, तो हमें निकल जाएगा कि हेलेन की क्या पोजीशन थी क्लास में, क्या रैंक थी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जेड स्कोर की मदद से और जेड टेबल को देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।